नमस्ते। मैं और रोहित पुनाठा जी एक बार फिर अ, वही मुद्दा लेकर आए हैं। बांग्लादेश की क्या नीति है, क्या रणनीति है, बांग्लादेश की क्या सोच है, बांग्लादेश कहाँ घिर रहा है, बांग्लादेश से कौन आज़ादी मांग रहा है और बांग्लादेश भारत को कैसे घेरने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है। आज जो खबर आई कि बांग्लादेश में जमात वर्सेस जमात हो गया है। एक सुन्नी गुट जमात का है, एक शिया गुट जमात का है। दोनों एक मैदान के लिए कि वहाँ हम एक रैली करेंगे भिड़ गए और करीब 12 से 13 लोग मारे गए हैं उस शिया सुन्नी में विवाद में, और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यहाँ तक हालत रही कि अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उनको भी पीटने मारने की नौबत आ गई। तो बांग्लादेश में ही जमात जमात है, तो सोचिए हिंदुओं को वहाँ क्या हालत हुई होगी। देखिए, इसका निष्कर्ष क्या है? आपने जो अपनी बात शुरू की थी कि बांग्लादेश की क्या नीति है और क्या रणनीति है। न नीति है बांग्लादेश की और रणनीति बनाने लायक बांग्लादेश रहा नहीं। अब आपने बात की जमात की कि जमात वर्सेस जमात वहाँ पर हुआ, शिया वर्सेस सुन्नी। लेकिन इनसे ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ कि इंडियन सिंपैथाइज़र वर्सेस जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो मौलाना साद हैं वो हिंदुस्तानी सिंपैथाइज़र माने जाते हैं, भारत के लोगों के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उस बात पे वो बांग्लादेश का विरोध करते हैं। तो ये शिया सुन्नी से ज़्यादा, जमात वर्सेस जमात से ज़्यादा जो लड़ाई है, ये हिंदुओं का समर्थन बांग्लादेश में रहने वाले वर्सेस हिंदुओं का विरोध, ये लड़ाई इसलिए ज़्यादा भड़की है। फिर लाठी डंडे जो चले वो तो हमने दिखाया ही, तस्वीरें किस तरीके से वहाँ पर लाठी डंडे चले, 12 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि बांग्लादेश की जब भी बात होती है मैं हमेशा कट्टरपंथ का जिक्र करता हूँ, मैं रेडिकल इस्लाम का जिक्र करता हूँ। क्यों? अब आप ये देखिए कि जब वहाँ पर हिंदुओं का समर्थन करने वाले जो मुसलमान हैं उनको इस तरीके से मारा जा रहा है कि कोई कानून व्यवस्था नहीं वहाँ पर, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर। अगर भास ये इस बात को कह रहा है कि जमाते इस्लामी को या वहाँ के जितने भी ये कट्टरपंथी संगठन हैं उनको अगर ये कह रहा है कि भाई आप हिंदुओं पर या जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उन पर जो आप कर रहे हैं जिस तरह का बर्ताव, वो ठीक नहीं है। वो भी हमारे देश के लोग हैं, जब से बांग्लादेश बना है वो हिंदू हैं लेकिन रह रहे हैं यहीं पर बांग्लादेश में। तो उन मुसलमानों को भी इस तरीके से मारा जा रहा है। ये आप इसको इस तरीके से देखिए। तो बांग्लादेश में अब आप सिर्फ कट्टरपंथ जो मुसलमान कट्टरपंथ से दूर रहते हैं, जो लिबरल मुसलमान हैं, एक अच्छी सोच वाले मुसलमान हैं, उनके साथ भी वहाँ ख़राब सलूक किया जा रहा है। यानी कि आप देखिए कि माइंड में कट्टरपंथ जो है वो इस कदर भर गया है कि जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मारेंगे। मैं जिस आपने लड़ाई का जिक्र किया जो कि ढाका में हुई है, उस लड़ाई को, उस हिंसा को मैं इस तरीके से देखता हूँ। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना बांग्लादेश में कट्टरपंथ आ गया है, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल, मैंने एक चीज़ देखी कि वो कट्टरपंथ आया नहीं है, वो पहले से था, वो अब उभरा है। चाहे बीएनपी ले लीजिए, चाहे जमात ले लीजिए, जो खालिद जिया की पार्टी बीएनपी है और जो जमात, जो उनका गुट है वहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं, वो मिलकर सरकार बनाते रहे। और अभी 15 सालों से शेख हसीना थी, उससे पहले 5-5 सालों में चेंज होता रहा और कट्टरपंथ कभी हावी रहता, कभी नीचे जाता, कभी हावी रहता, कभी नीचे जाता। ये जो हुआ है अब, ये 4 साल पहले ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप आता है सामने, आज नहीं 4 साल पहले। उसमें डेट मैंने देखा कि आई प्राउड टू बांग्लादेशी में 4 साल पहले ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप आ जाता है, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के स्टेट उसको मिलाने की बातें होती हैं, असम को मिलाने की बात होती है, रखाइन स्टेट, म्यांमार के कुछ स्टेट को मिलाने की बात होती है। लेकिन बातें और मैप के जरिए प्रोपेगेंडा स्टूडेंट्स में ऐसा मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है। लेकिन रखाइन में क्या हो रहा है? अराकान आर्मी क्या कर रही है? पिट रहे हैं वहां पर भी बांग्लादेशी। तो देखिए ना, यही तो सोच है। देखिए, आप घर में बैठे हुए कुछ भी सोचे रहिए, मैं अभी ये कागज़ पेंसिल लेके लिखने लगूं, मैं उस पर नक्शा बनाने लगूं, भारत के नक्शे में मैं चीन के हिस्से को भी अपना दिखा दूं, मैं बांग्लादेश को भी अपना दिखा दूं, मैं कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी अपना दिखा दूं, तो वो तो मैं सपने बुन रहा हूं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इस तरीके का जो माइंडसेट है वो बीएनपी का रहा है, और बीएनपी को हमेशा से जो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात है वो सपोर्ट करती रही है। जो बीएनपी का जो कैरेक्टर है, बेसिकली जो चरित्र है, वो रक्त चरित्र है बीएनपी का। जब जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रही, तब तब हमने देखा कि एक लिबरल सरकार वहाँ पर चली, एक कहते हैं ना मुक्त सोच वाली सरकार चली। वहाँ पर हिंदुओं के लिए भी उतना ही सम्मान था,
बुद्धिस्टों के लिए भी उतना ही सम्मान था, ईसाइयों के लिए भी उतना ही सम्मान था जितना कि वहाँ रहने वाले मुसलमानों के लिए। तो बहुत लिबरल तरीके से, बहुत मुक्त तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना ने सरकार चलाई। लेकिन हाँ, जब मैं बात करता हूँ बीएनपी की, यानी कि खालिदा जिया की, तो उनका जो कैरेक्टर है उसी में खून है, उनके कैरेक्टर में ही ब्लड है। अब आप देखिए कि 1975 में क्या हुआ था, जब बंगबंधु, जिन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता है। उनको मार दिया गया। उनको मार दिया गया। ठीक, उसके बाद 2024 में शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा, उनको प्रधानमंत्री पद छोड़कर अपनी जान बचाकर देश से भागना और ये पड़ा। सोचिए, बीएनपी जो कट्टर पार्टी जिसे कह रहे हैं, खालिदा जिया जो हैं, उनके हस्बैंड, उनको मार दिया गया। उन्होंने आवामी लीग बनाई और सत्ता में आए, उनको हस्बैंड को मार दिया गया। तो उसके बाद खालिदा जिया आई और तमाम शेख हसीना खालिदा जिया आर्मी रूल के बाद चलता रहा। तो जब उसका कह रहे हैं रक्त चरित्र ही है, तो वहाँ के क्या हालात होंगे, एक ये। दूसरा, एक खबर मैं आज और पढ़ रहा था, उसमें था कि हिंदुओं का जो शमशान है उसको भी बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पर कब्जे कर रहे हैं, उनको खोद डाला गया है वहाँ पर। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, हाँ, उस जमीन को खोद डाला गया है। मतलब आप ये देखिए कि वो किसी भी तरीके से चैन नहीं लेने दे रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर इंडियन मीडिया इस चीज़ को ना उठाए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये पता ही ना चलता, अगर इंडियन मीडिया ने इस खबर को ना उठाया होता। जिसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता चला, और अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अब तो 80 से ऊपर जो कंट्रीज़ हो गई हैं, जो बांग्लादेश को ये कह रही हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और अब आप ये समझिए कि ये जो आवाज़ें हैं ना बांग्लादेश में कट्टरपंथ की, ये 2-4-5% लोग ही हैं ये जो कट्टरपंथी हैं। बांग्लादेश की जनता ये नहीं चाहती है। बल्कि आज जब मैं 5 बजे वाली डिबेट कर रहा था, तो बड़े देश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रहे हैं पीके सहगल साहब, जो कई चैनल्स पर बैठते भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद यूनुस ये सोच रहे हैं कि मैं इस कट्टरपंथ के शासन में सेना को अपने साथ रखूंगा, और जैसा कि वो एक एक्स कर्नल जो हैं ओली अहमद, वो धमकी दे रहे थे भारत को परमाणु वाली, जबकि परमाणु जैसी चीज़ को उनके पास है ही नहीं, परमाणु क्या होता है उनको पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो भारत के खिलाफ जंग का ऐलान भी करते हैं ना बांग्लादेश, तो बांग्लादेशी आर्मी ही उनका साथ नहीं देने वाली है, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी हिंदुस्तान के एहसानों तले दबी है उस वक्त, पता। और उनके अंदर इस तरह का कोई कट्टरपंथ वाला कैरेक्टर नहीं है बांग्लादेशी आर्मी के अंदर। एक आध अफसरों को अगर छोड़ दिया जाए, फौजी अफसर हैं, उन्होंने कहा मैंने भी लंबे वक्त तक सर्व किया, हमारी बांग्लादेश के जो सेना के लोग हैं उनसे टच में रहते हैं, बड़े रक्षा सचिव हैं, बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो वो टच में रहते हैं। उन्होंने कहा बहुत क्लियर है, बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी बहुत लिबरल है। और अगर ऐसा नहीं कि मोहम्मद यूनुस आदेश देंगे कि जाओ अटैक कर दो और जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं, कुछ जो कट्टरपंथी स्टूडेंट्स थे, जिसमें अभी हमने कल परसों देखा था कि एक पीएम मोदी को धमकी दे रहा था, तो इनकी सिर्फ यही है कि एक जगह खड़े होकर किसी को धमकी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो इसलिए उन पर अत्याचार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो धमकी, परमाणु बम और ये सारी चीज़ें, ये बस की नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी इनका साथ नहीं देगी। देखिए, अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, एक ताज़ा रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसमें 94% भारत का योगदान है, 94%। और वो मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें ये था कि कपास जो बांग्लादेश जाता है, भारत में जो कपास पैदा होता है उसका 35% कपास बांग्लादेश जाता है। दूसरा, जो बांग्लादेश केवल कपड़ों के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेड इन बांग्लादेश के जो कपड़े हैं पूरी दुनिया के मॉल्स में वहाँ पर हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें मेड इन बांग्लादेश के जो कपड़े हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, गायब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन गायब हो चुकी है। क्योंकि आप युद्ध में जाएंगे, आप धमकी देंगे, वॉर की बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। एक दूसरा, जिस तरीके से भारत का जो चल रहा है, मैं आपको एक चीज, भारत का फायदा हो रहा है, आपने जिक्र उसको किया भारत का फायदा हो रहा है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने जिक्र किया, आपने कपास का जिक्र किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश को उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल सप्लाई करने वाला है, वो हिंदुस्तान सबसे बड़ा पूरक है बांग्लादेश के लिए। भारत अगर उसका कच्चा माल ना भेजे तो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म है, बैठ गई है, बैठ जाएगी। आप ये देखिए कि 4 महीने हुए ना, अभी अगस्त में ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर और हम दिसंबर में चल रहे हैं, तो लगभग 4 महीने हो गए हैं। इन 4 महीने में जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको 2 लाख करोड़ रुपए का डिप आया है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब आप ये सोचिए 4 महीने में 2 लाख करोड़, और बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसकी इकोनॉमी आप समझ लीजिए, इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल पे डिपेंड करता हो, वहाँ की एक बड़ी आबादी जो है वो टेक्सटाइल के जो धंधा है टेक्सटाइल का उसमें लगी है, उसमें नौकरी कर रही है, उससे अपने घर चला रही है। अगर वो इंडस्ट्री पिछले 4 महीनों में 2 लाख करोड़ का डिप उसमें आता है, नुकसान उसमें होता है। ढाका जहां पर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं, 900 कंपनियां पिछले 4 महीनों के दौरान बंद हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि हाल क्या होगा। आप ये समझ लीजिए कि गृह युद्ध जैसे कि पाकिस्तान में, आप अभी देखिएगा कुछ दिनों में बांग्लादेश की जनता को जब रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा वहां खाने पीने के लिए, तो यही जनता होगी जो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगी। जैसा मोहम्मद यूनुस ने तो साजिश के तहत किया ये सारी चीज़ें। जो छात्र हैं उनको बरगला कर ढाका यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और कुछ जमात जो इस्लामिक संगठन है कट्टरपंथी उनके साथ मिलके, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होने वाला है। आप देखिए अभी 2 महीने और इंतजार कीजिए, जब और इंडस्ट्री डाउन होगी, लोगों के पास खाने के लिए होगा नहीं, बांग्लादेश के पास इतना रिजर्व में है नहीं, उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो अभी 2 महीने में स्थिति देखिएगा, बांग्लादेश ने अगर चीज़ों को अपने ठीक नहीं किया तो वहाँ की जनता खुद विद्रोह करेगी और इनको हटाएगी। एक मैंने आपको रील भी सोशल मीडिया भेजी थी, शायद आपने देखी हो, मैंने भेजा शायद कल, कि प्यार कैसे होता है। तो बहुत, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि बाप की कमाई से। हाँ, और बाप कौन है? नहीं, वो सब जानते हैं। नहीं, प्यार कैसे होता है, तो उन्होंने कहा बाप की कमाई से। तो बोले इसके अलावा और प्यार नहीं होता है? बोले होता है, बाप की कमाई से। तो वही है कि उनका कहने का मकसद था, जब आपके पास इफरात में पैसे होंगे या आपके पास कोई बैक सपोर्ट होगा तो आप इन सब चीज़ों में ध्यान जाएगा। यानी कि आपके दिमाग में कोई चीज़ भर रहा है तो आप हथियार उठाने की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन जब आपके भूख होगी अंदर, खाने को कुछ नहीं होगा, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये वार कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, और यही होने वाला है बांग्लादेश में। आप ये देखिए ना, यही बांग्लादेश में होने वाला बांग्लादेश में समय है। हाँ, अभी भी मोहम्मद यूनुस को कहते हैं कि बड़े बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन वो ना जो रेडिकलिज्म होता है, जो फंडामेंटलिज्म होता है, जिसको हम हिंदी में कट्टरपंथ कहते हैं, वो आदमी का जो दिमाग है ना उनको खोखला कर देता है। अब आप डबल गेम देखिए, ये किसके बूते उछल रहे हैं? पाकिस्तान का अपने हाथ में कटोरा है, चीन का $29 बिलियन का कर्ज है, बार बार FATF के ग्रे लिस्ट में जाता रहता है, कटोरों लेके कभी सऊदी, कभी कतर, कभी कहाँ घूमता रहता है। ठीक, दूसरी बात चाइना से ये कह रहे हैं कि हाँ चाइना का हमको बैक सपोर्ट है, लेकिन जो अराकान आर्मी है जिसका जिक्र आपने अभी किया था, जिसने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया है और वो बेकाबू है, वो ढाका की ओर बढ़ रहे हैं, उस जो अराकान आर्मी है उसकी 95% फंडिंग कहाँ से होती है? चाइना से। जो हथियार खरीदने के लिए 30,000 की आर्मी है, और आर्मी उसका नाम रखा है आर्मी, हालांकि है वो एक उग्रवादी संगठन ही, लेकिन उसने अपना नाम अराकान आर्मी रखा है। तो उस अराकान आर्मी यानी कि उस उग्रवादी संगठन का जो सारा खाद्य पानी है वो चीन से जाता है, वो जिनपिंग देते हैं। 95% जो पैसा है वहाँ, चाहे वो हथियार खरीदने के लिए हो, गोला बारूद खरीदने के लिए हो, गोलियाँ खरीदने के लिए हो, उनकी भूख मिटाने के लिए हो, वो चाइना देता है। तो चाइना डबल गेम खेल रहा है, यहाँ से एक तरफ से बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है, दूसरी तरफ से ऐसे पीठ पे हाथ रखा हुआ है, और ये बात यूनुस को दिख नहीं रही है। वो एकदम से अपनी पीठ से हाथ हटाएगा। मुझे तो लगता है कि कहीं ये अराकान आर्मी को बांग्लादेश में घुसाने की साजिश चीन की ना हो कि अस्थिर करे, क्योंकि ऐसा श्रीलंका के साथ कर चुका है। आपको याद होगा श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, वहाँ पर पहले चीन अपना जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करने में लग गया था। श्रीलंका भी उस समय बिल्कुल भारत के अगेंस्ट हो गया था, हमने देखा था किस तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद देखिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ। श्रीलंका में पिछले दिनों गृह युद्ध के हालात बन गए थे। मालदीव्स में क्या हुआ, मोइजू तो वक्त रहते निकल गए, उसके बाद अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो भारत ने भी उदारता दिखाते हुए कर दिया। लेकिन बांग्लादेश अगर अभी नहीं सुधरा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, वो फिर बांग्लादेश को कभी उभरने नहीं देंगे। नहीं, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अकल आते आते आएगी। मेरा ये कहना है कि वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुओं के लिए क्या भारत को बॉर्डर खोल देने चाहिए कि भाई CAA के तहत क्या उनको बॉर्डर खोलकर पहले शरणार्थी कैंप में रखकर फिर उनको नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन क्या भारत इस स्थिति में है कि एक को पहचान कर शरणार्थी कैंप में रखे और 1,30,00,000 हिंदू जो बांग्लादेश के हैं उनका भार कहें या कहें उनका खाना पीना दाना
सब भारत में करें। देखिए, ये बातें वैसे बिल्कुल अच्छा लगता है कहने में, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन लोगों के साथ। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे इस वक्त सताए हुए हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे फिर वो हिंदूज़ हैं। लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा आशीष, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कोई 2-4 हज़ार लोगों की बात नहीं है। 2-4 हज़ार लोग होते तब भी उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजर के हिंदुस्तान में आने की परमिशन मिलती। 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ आप वहाँ से ले आएंगे क्या? दूसरा मेरा सवाल है, क्या वो 1.5 करोड़ लोग अपना घर, दुकान, मकान, ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझिए ना कि सब कुछ छोड़कर जो कपड़ा पहना है उसमें आपको आना होगा, क्या वो आने की स्थिति में होंगे यहाँ पर? तो सबसे जो बेहतर सिचुएशन है अभी वो यही है कि आपको एक कहते हैं ना, वैश्विक प्रेशर क्रिएट करना होगा। जैसा कि अभी श्री थानेदार करके जो सांसद हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा अपने वित्त मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से कि आप बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध लगाइए, आप बांग्लादेश पर बैन लगाइए। हिंदुस्तान बांग्लादेश को बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सप्लाई करना बंद कर दे, उससे हिंदुस्तान को नुकसान नहीं होगा उतना, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जब इस तरह के सैंक्शंस लगेंगे, जब इस तरह के प्रतिबंध लगेंगे, तो बांग्लादेश के पास जब रोटी पानी का संकट खड़ा होगा, उसके जो लोग विद्रोह पे उतरेंगे, तब फिर मजबूर होना पड़ेगा यूनुस को वापस लौटने के लिए, और वो नहीं लौटेंगे तो उनकी जनता उनको पद से हटा देगी। हालांकि मुझे लगता है कि शेख हसीना काफ़ी हद तक वहाँ पर सक्रिय हो गई हैं। मुझे हालांकि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि शेख हसीना वापस अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से कोशिश कर रही हैं शेख हसीना। और ऐसा नहीं है, शेख हसीना के सिंपैथाइजर वहाँ पर हैं बड़ी संख्या में, पार्टी है, जो ये पूरी बीएनपी है, पूरा ये हंगामा आवामी लीग, जो ये हंगामा करने वाले और ये रेडिकलिज्म को फॉलो करने वाले जो हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वही इस वक्त देश की सत्ता चला रहे हैं, वही मोहम्मद यूनुस हैं, उन्हीं के सहायक जो हैं, वो सब इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन मुट्ठी भर लोगों को बांग्लादेश की जनता, देखिए, जब कहते हैं ना कि जब जनता अपने पे आती है तो फिर बड़े बड़े तख्तो ताज पलट देती है, वही होगा आने वाले दिनों में। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 2 महीने 3 महीने की बात है ये है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बात ये है, मैं जो बताना चाहता हूँ, जब शेख मुजीबुर रहमान थे, तब जब उनकी हत्या हुई तो उसमें कुछ कट्टरपंथी थे, सेना में जो लोग थे, जो उग्रवादी गए, कहा जा रहा है कि उन्हीं के लोगों ने, सेना में ही 2 फाड़ थे, और एक उनके समर्थन में थे और दूसरे दोनों अलग अलग पार्टियों के समर्थन में थे। और यहाँ तक कि किसी को नहीं छोड़ा घर में, पूरे घर में घुसकर सबको मारा, सबको खत्म कर दिया। ठीक, यानी कि सेना में ही 2 फाड़ थे उनके। दूसरा, जब बीएनपी के लीडर और खालिदा जिया के जो हस्बैंड जब पावर में आए, तब भी उनकी हत्या ऐसे हुई, तभी भी सेना में 2 फाड़ थे। तो सोचिए कि यूनुस किस सत्ता और किस सेना के सहारे भारत को धमकी देने हैं, जबकि उनकी सेना में ही 2 फाड़ हैं। अब सोचिए, क्या रखाइन बॉर्डर पर बांग्लादेश की आर्मी के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि क्या वो अराकान आर्मी को मतलब उसका सामना कर सके? यानी वहां पर भी 2 फाड़ हैं, आधे भाग गए और आधे मोर्चे पर हैं और गिर गए। मुझे लगता है यही कारण है, क्योंकि वहां पर भी आर्मी में 2 फाड़ हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश की आर्मी सक्षम नहीं है। आप उनको अगर सामरिक दृष्टि से अगर आप उनको देखेंगे तो ना उनके पास अच्छे वेपन्स हैं। अभी आपने देखा होगा कि फाइटर जेट खरीदने की कोशिश उन्होंने की थी। कोशिश नहीं है वो, मैं इसे कोशिश नहीं कहता। अमेरिका ने नहीं, मैं उसे कोशिश नहीं कहता हूँ। अमेरिका की बात छोड़ो, जो चाइना से उनको मिल रहा है, जो टर्की से मिल रहा है, वो उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, वो उनको गिफ्ट हैं, क्योंकि वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वे कोई कह रहा है कि ड्रोन टर्की ने से उन्होंने सौदा किया है चाइना से, J-10 आ रहा है, 10 नहीं है वो सौदेबाजी नहीं है, वो गिफ्ट है कि भैया भारत को घेरो। नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमको 2 दे दो, 3 दो दे, तो इससे कुछ होगा नहीं। दो अगर आप J-10 हमारे शुभेंदु भी तो कह रहे हैं कि सब राफेल तैयार है वहाँ पर, चीन से ले लेंगे, तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं तो बेहतर यही कहूँगा कि अकल उनको आए तो सही समय पे आए तो ठीक है, वरना देखिए चीज़ें बदलेंगी बहुत जल्दी। इस तरह का जो कट्टरपंथ है वो चलेगा नहीं बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, जिनके सहारे वो आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को उन्हीं की अपनी इतनी इच्छाएं होंगी कि वही लोग आकर इनका तख्ता पलट करेंगे। मोहम्मद यूनुस तो अभी एक तरीके से खिलौना है। हाँ, खिलौना है, कठपुतली है। जिस दिन चीन का काम हो गया, हाथ हटा लेगा। पाकिस्तान पे तो वैसे ही अपने घर में लाले पड़े, कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास। और जिस दिन सेना के जो उनके बड़े अधिकारी, उनका दिमाग फिरा, तो फिर क्या होगा, ये आप मुझे बताइए, यूनुस सरकार का क्या होगा। तमाम आपने चर्चा सुनी, तमाम बातें आपने समझी बांग्लादेश के बारे में, ताज़ा सिचुएशन के बारे में। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, हमसे कोई बात जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। या फिर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट चर्चा किस पर करें, तो भी आप बता सकते हैं।